तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, हेल्प एग्जाम पॉइंट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन देखने के लिए। आज आधुनिक भारत का हम लोग का पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री में देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में राजपूत राज्यों यानी कि मराठों का संघ, पूरा एकदम कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन। यहाँ से हर एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछता ही है, 1-2 प्रश्न पूछे लेकिन पूछेगा ज़रूर, और उसको बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो होता है अच्छा से नहीं पढ़े होते, लाइन बाई लाइन पढ़ करके 1-2 क्वेश्चन ऐसे तैसे चले जाते हैं। इसलिए एग्जाम में जो भी प्रश्न आता है वो कंप्लीट नहीं बन पाता है। अतः आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये 72 कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग वीडियो का ईमानदारी पूर्वक पूरा देखिएगा। और आगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप सबको इससे बेहतर कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिए, एक बार पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद एक भी प्रश्न इससे छूटेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेक्सपियर ने भारत भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा तथा जर्मन दार्शनिक हेगल ने मनोकामना की भूमि कहा है। यानी कि शेक्सपियर जो थे उन्होंने भारत भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा कहा है, तथा जर्मन दार्शनिक जो हिगेल थे उन्होंने मनोकामना की भूमि कहा है हमारे भारत को। स्विस लेखक लैंडस्टोन ने लिखा है कि जाने के अनेक रास्ते और माध्यम हैं, पर उद्देश्य एक ही था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना, जो देश धन से लबालब भरा है। इसे एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग देख लीजिए अच्छा से। शेक्सपियर ने भारत भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा कहा है। यानी भारत भूमि जो है वो विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा है। ये किसने कहा था? शेक्सपियर ने। तथा जर्मन दार्शनिक जो हिगेल थे, इन्होंने कहा कि भारत जो है मनोकामना की भूमि है। और स्विस लेखक जो थे लैंडस्टोन, इन्होंने लिखा है कि जाने के अनेक रास्ते और माध्यम हैं, पर उद्देश्य एक ही था कि चमत्कारिक देश भारत पहुंचना है, जो देश धन से लबालब भरा है। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो देश धन से लबालब भरा है वहाँ पर पहुँचना उद्देश्य है। वो एक चमत्कारिक देश है जिसका नाम पूरे विश्व में गूंज रहा था उस समय। भारत में मुख्यतः 2 भागों से विदेशी प्रवेश कर सकते थे। एक था उत्तर पश्चिम सीमा, पाकिस्तान की तरफ से सिंधु नदी होते हुए, एवं परंपरागत स्थल मार्ग से, जहां से लोग सारे आक्रमण भारत पर हुए थे। दूसरा मार्ग भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्री मार्ग था। यानी कि भारत में प्रवेश करने के लिए 2 मार्ग थे। एक था उत्तर पश्चिम सीमा सिंधु नदी की तरफ से, और दूसरा मार्ग था समुद्री मार्ग था, समुद्र की तरफ से। आगे चलते हम लोग। यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में यूनानियों के समय से ही था। स्थल और जल दोनों ही व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो यह मार्ग का ज्ञान लोगों को विलुप्त हो गया, और यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। व्यापारी समुद्री मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्विरोध चलते रहे, किंतु ज्यों ज्यों 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार और प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों यह मार्ग असुरक्षित होने लगा। यानी कि 14वीं शताब्दी तक मार्ग जो था व्यापार करने वाला वो सही चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे अरबों का प्रसार भारत में होने लगा तो वे मार्ग असुरक्षित होने लगे। 1453 ईस्वी की बात है। उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतानिया जीत लिया और धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप पर अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया एवं पूर्वी देशों से व्यापार करने स्थल मार्ग पर उनका आधिपत्य हो गया, और यह मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गए। इस कारण जो है देशों को व्यापार करने के लिए, भारत और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए जल मार्ग की खोज करने की आवश्यकता हुई। यानी कि दक्षिण पूर्व
यूरोप पर अरबों ने अधिकार कर लिया। इससे यूरोप के एशिया एवं पूर्वी देशों से व्यापार करने वाला स्थल मार्ग पर उनका एकाधिपत्य प्राप्त हो गया था। वे लोग ज़्यादा टैक्स ले रहे थे उस रास्ते से, और यह मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। इस कारण यूरोपीय जो थे भारत आना चाहते थे, उन्होंने जल मार्ग के लिए रास्ता ढूंढा। आगे चलते हम लोग। मध्यकाल में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिम समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिम एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो की थी, जो कि स्पेन के रहने वाले थे, 1494 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डी गामा को कहा जाता है कि भारत आने वाले रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किए थे, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, 1498 ईस्वी में। केप ऑफ गुड होप की खोज बर्थोलोम्यू डियाज, जो कि पुर्तगाली व्यक्ति थे, उन्होंने किए थे 1487 ईस्वी में। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान हॉलैंड ने किए थे 1642 ईस्वी में, तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, 1770 ईस्वी में। इसे एक बार और देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अमेरिका जाने की मार्ग की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि स्पेन के निवासी थे, 1494 ईस्वी में। और ठीक 4 साल बाद भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाल के निवासी थे, 1498 ईस्वी में। केप ऑफ गुड होप की मार्ग की खोज बर्थोलोम्यू डियाज, जो कि पुर्तगाली व्यक्ति थे, 1487 ईस्वी में किए थे। न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति थे न्यूजीलैंड की खोज किए थे तस्मान, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, 1642 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किए थे, जो कि ब्रिटेन के निवासी से 1770 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए द्वीप सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। केप ऑफ गुड होप के बारे में देखते हैं हम लोग। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है। केप ऑफ गुड होप मार्ग पूर्वी एशिया और यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। यह पूर्वी एशिया जो है और यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। इस स्थान पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय बार्थोलोम्यूज डियाज था, जो कि पुर्तगाल रहने वाला था, 1487 ईस्वी में। इसी स्थान से होकर वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। 16वीं शताब्दी के बाद है हॉलैंड, यानी कि हालैंड आज का, जिसे नीदरलैंड कहते हैं हम लोग, और फ्रांस जैसी शक्तियों द्वारा अन्य मार्गों पर कब्जा कर लेने के कारण अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचते थे। यानी कि जो केप ऑफ गुड होप है, वहीं से होकर भारत आने की रास्ता की खोजी वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, उसी रास्ते से। एक प्रमुख मार्ग के रूप में प्रयोग के कारण लोगों ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया। अभी हाल ही में 2021 की बात है, स्वेज नहर में रुकावट के कारण केप ऑफ गुड होप से जहाज़ों को पुनः संचालन का मार्ग प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग पुर्तगाली के बारे में। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद, यानी लगभग 3 महीने की समुद्री यात्रा के बाद, अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा था। कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ये सब पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से है, आप लोग एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़िएगा नहीं, लाइन बाई लाइन कवर करते जाइएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है। अब्दुल मनिक, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसकी सहायता से वास्को डी गामा कालीकट भारत, जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पर उतरा था। कालीकट के शासक जो थे उस समय राजा जो थे जमोरिन थे, उन्होंने उसका वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। कहीं कहीं पर 100 गुना बताया जाता है, लेकिन वास्तव में एनसीईआरटी के माध्यम से 60 गुना ही है। 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त हो जाए, यानी कि पुर्तगाली चाहते थे कि अरबों का जो प्रभाव है भारत में वो समाप्त हो जाए, और ईसाई धर्म का प्रचार करना भी इनका मूल उद्देश्य था। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री
पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल था, जो कि 1500 ईस्वी में आया था। याद रखिए कि दूसरा व्यापारी की बात हो रही है। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री व्यापारी कौन था? कैब्राल था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे? 1502 ईस्वी में आए थे। पुर्तगाली ने 1503 ईस्वी में कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन यानी कि केरल जो स्थित है वहां पर अपना दुर्ग यानी कि कोठी स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को दे अल्मोड़ा को लाया गया था। 1505 से 1509 ईस्वी 4 वर्ष तक यह यहाँ पर रहा था। यानी कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन सा था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को का मतलब फ्रांसीसी मत समझ लीजिएगा। फ्रांसिस्को अल्मेडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई थी। ये एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा कि फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा जो था उसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि इसका अर्थ होता है शांत जल की नीति को अपनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1503 ईस्वी की बात है, उसने दमन एवं दीव जो आज है वर्तमान में उस द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को था और यह है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने 1503 ईस्वी में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था तथा 1509 में यह भारत का दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना। दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन सा था? अल्बुकर्क। दूसरा था अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माने जाने का कारण यह है कि इसने सबसे पहले भारत में भारतीय भूमि पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। यह भी पूछता है एग्जाम में कि आदिल शाह यूसुफ से गोवा को किसने छीन लिया था? तो ये थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि बीजापुर के शासक थे, उनसे गोवा को जीत लिया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने एवं उनके स्थायी बस्तियों के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अल्बुकर्क बहुत ही तेज व्यक्ति था। इसने भारत में पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने के लिए इसने क्या किया कि अपने पुर्तगाली व्यक्तियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का तथा 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। यानी कि 1511 ईस्वी की बात है। दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी है मलक्का मंडी, उस पर तथा 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क मलक्का और हरमुज दो जगहों पर अधिकार कर लिया था। याद रखिएगा कि मलक्का जो है दक्षिण पूर्व एशिया का मंडी है और ये फारस की खाड़ी में हरमुज है, इस पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मधुर संबंध थे। यानी विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय, इनके साथ अल्बुकर्क का गहरा संबंध था। कृष्णदेवराय ने इसको भटकल में एक किले के निर्माण का अधिकार करने को बोल दिया था। यानी कि कृष्णदेवराय ने इसको भटकल में एक किले के निर्माण का अधिकार दिया था। अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 ईस्वी में भारत में हुई और इसको गोवा में दफनाया गया था। सितंबर 1524 ईस्वी की बात है। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। इस बार वह वायसराय की उपाधि के साथ भारत आया था। इस यात्रा के दौरान 1524 ईस्वी में उसकी कोचीन में मृत्यु हो गई थी। जब वो तीसरी बार भारत आया तो उसकी मृत्यु कोचीन बंदरगाह पर हो गई थी। आगे चलते हम लोग। कोचीन में ही दफनाया गया था इसको, लेकिन 1539 ईस्वी में इसके अवशेषों को कोचीन से पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में पुनः दफनाया गया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा। इन्होंने 1529 से 38 ईस्वी तक यहाँ पर वायसराय की पद संभाली और 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। यानी कि गोवा को राजधानी बनाने वाला, पहले राजधानी कोचीन थी और कोचीन की जगह अब गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? नीनू डी कुन्हा था। पुर्तगाली वायसराय जोवा डी क्रिस्टो ने चाउल, दीव, सालसेट और बम्बई पर अधिकार कर लिया था। याद रखिए, ये क्रिस्टो जो है
ये क्रेस्टो एकदम एकदम कुत्ते जैसा काम कर दिया था यहाँ पर, याद रखिएगा। एक तरफ से पॉइंट बना लीजिए याद करने के लिए कि चाउल द्वीप सॉल्सेट और बम्बई पर अधिकार कर लिया। मुंबई अभी भी कौन सा द्वीप पर स्थित है? तो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। सॉल्सेट एक द्वीप है। आगे देखते हैं हम लोग कॉर्टेज आर्मेडा व्यवस्था। पुर्तगालियों ने कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पत्ती के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कॉर्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में वर्जित कर दिया था। ये एक व्यवस्था अपनाया था जिसमें अरब सागर से संबंधित है कॉर्टेज व्यवस्था। भारतीय या अरबी जहाजों को काली मिर्च या गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कॉर्टेज या परमिट लेना पड़ा था। इस व्यवस्था के विरुद्ध तुर्की देश ने कई बार पुर्तगालियों पर भारत में आक्रमण किया था। तुर्की देश के जो लोग थे उन्होंने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया था, जो कि भारत में जो पुर्तगाली रह रहे थे उन लोगों पे। पुर्तगाली मालाबार कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। पुर्तगाली जो थे मालाबार यानी पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है, और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि निर्यात होता रहता था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 45 ईस्वी तक यह रहा था वायसराय। इसके साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। याद रखिए, फ्रांसिस्को जेवियर जो था वो डिसूजा के साथ, डिसूजा जेवियर, इनका डिसूजा का संबंध जेवियर से, याद रखिएगा। 1632 ईस्वी में बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन लिया था। यानी 1632 ईस्वी की बात है, बादशाह जब शाहजहां जो था उसने पुर्तगालियों का अधिकार जो था हुगली पर उसको छीन लिया था। पुर्तगालियों ने भारत आगमन से भारत में तंबाकू, बादाम, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू, मक्का की खेती प्रारंभ हुई थी। यानी पुर्तगालियों के भारत आगमन होने की वजह से ही तंबाकू, सबसे इम्पोर्टेंट है तंबाकू। तंबाकू किसको भारत में किसने लाया था? पुर्तगालियों ने। और उसके बाद बादाम, मूंगफली, काजू, शकरकंद, आलू, मक्का की खेती प्रारंभ हुई थी। जहाज निर्माण गुजरात और कालीकट में होता था तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत यहीं पर हुई थी इन्हीं लोगों की वजह से। 1556 ईस्वी की बात है, गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। यानी प्रिंट मशीन जो होता है ना, सबसे पहले भारत में किसने लाया था? पुर्तगाली जी। पुर्तगाली जो थे उन्होंने लाए थे कहाँ पर? गोवा में। 1560 ईस्वी की बात है, गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार के धार्मिक विद्रोह को दंडित किया जा सके। यानी कि 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी प्रकार के धार्मिक विद्रोह को दंडित किया जा सके। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एक्वाविवा और मॉन्सरेत के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आरंभ हुआ, जो कि चर्च से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग डच के बारे में। डच 1602 ईस्वी की बात है, डच जो हालैंड के रहने वाले थे, वर्तमान के नीदरलैंड हालैंड का नाम है, संसद द्वारा पारित प्रस्तावों से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए दिया गया था। भारत में शीघ्र ही विरिंग्दे ओस्ट इंडीज कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। भारत में डच फैक्ट्री की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित कोल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। यानी कि बस एक ही बस्ती थी कोल्ड्रिया, वहीं पर दुर्ग लगा था, बाकी कहीं भी किलेबंदी नहीं थी। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ कारखाने की बात की जाए यहाँ पर तो देखते हैं फैक्ट्री यानी कि कोठी, वर्ष, स्थापना वर्ष और प्रदेश। मछलीपट्टनम 1605 में आंध्र प्रदेश में, पेत्तोपोली 1608 आंध्र प्रदेश, पुलिकट तमिलनाडु में 1610 में, सूरत गुजरात 1616 में, कारिकाल 1645 तमिलनाडु में, चिनसुरा 1653 पश्चिम बंगाल में, और पटना में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की थी। पटना में कब किए थे ये लोग अपना कोठी स्थापित? 1658 से बिहार में। बालासोर जो कि उड़ीसा में पड़ता है 1658 में स्थापना हुआ था। नागपट्टिनम तमिलनाडु में पड़ता है 1659 में, और कोचीन केरल में 1663 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की और दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपोली में की गई थी। दूसरी, याद रखिएगा, दूसरी कोच फैक्ट्री कहाँ पर की थी? पेत्तोपल्ली में, आंध्र प्रदेश में ये भी पड़ता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात डच करते थे ज़्यादातर। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपल में स्थापित की गई थी और 1653 ईस्वी में चिंसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया था। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। याद रखिएगा कि डच जो थे पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित यानी सोने के निर्माण द्वारा पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। पैगोडा सिक्का किसने चलाया था? डचों ने चलवाया था। आगे देखते हैं, डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच नहीं टिक सके। कोलेचल के युद्ध 1740 से 41 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को परास्त कर दिया था। त्रावणकोर के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने डचों को कोलेचल के युद्ध में पराजित कर दिया था। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए विद्रा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता का सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। पूरी तरह से अंग्रेज वेदरा के युद्ध में डचों को भारत से व्यापार करने के लिए साइड कर दिए, अलग कर दिए। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे इस सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों को होना। डचों द्वारा भड़ौच बंदरगाह जो कि गुजरात में पड़ता है, कोरमंडल बंदरगाह से कपड़ों का निर्माण किया जाता था। पोर्टोनोवा जो है बंदरगाह है, डचों के समय एक समृद्ध कपड़ा उत्पादक केंद्र और बंदरगाह था। मसूलम, पटनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। डच जो थे नील निर्यात करने के लिए क्या करते थे कि सूरत के गुजरात और मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश दो बंदरगाह को ज़्यादा व्यापार करते थे वहाँ से। नांगल वांचे और पाल कोल्लू नील के उत्पादन और कपड़ों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे। नांगल वालेंचे और पाल कोल्लू नील के उत्पादन और कपड़ों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे। डच भारत में अफीम पैदा कर बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया क्षेत्र में निर्यात करते थे। डच जो थे भारत में अफीम पैदा करते थे और बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया में बेचते थे। ठीक है, अफीम का व्यापार इंडोनेशिया के साथ कौन करते थे? डच। आगे देखते हैं अंग्रेज के बारे में। उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। यानी सबसे अधिक सफल व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ कौन थे? अंग्रेज। इन्होंने ज़्यादा समय तक भारत को गुलाम भी बना कर रखा था। भारत में प्रथम अंग्रेजी कारखाना, कुछ पुस्तकों में सूरत में 1608 में पहले अंग्रेज कारखाना किए जाने का उल्लेख है, जबकि कुछ पुस्तकें मसूलीपट्टनम को प्रथम अंग्रेज कारखाना बताती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पहला कारखाना उन्होंने सूरत में ही 1608 ईस्वी में स्थापित किए थे। सत्यता की जांच की जाए तो यहाँ पर सूरत में पहला अधिकृत या अस्थायी कारखाना खुला था, जहांगीर की अनुमति के बाद 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया, जबकि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित अपना पहला कारखाना अस्थायी अनाधिकृत थे। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला गया था। 1599 ईस्वी के बाद है जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना। इसमें 217 व्यापारी थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, उसका वास्तविक नाम जो था ये था। इंग्लिश में याद कर लीजिए, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें 217 व्यापारी साझेदारी थे, याद रखिए। दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान कर दिए थे। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। कंपनी का शुरुआती उद्देश्य था कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से भारत के साथ व्यापार किया जाए। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। याद रखिए कि जहांगीर से मिलने के लिए कहाँ गया था? आगरा। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार के से प्रश्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान कर दी। सम्राट जहांगीर जो थे हॉकिंस के व्यवहार से संपन्न हुए और उससे खुश होकर उन्होंने 400 मनसब की जागीर प्रदान कर दी। 6 फरवरी 1613 ईस्वी की बात है। एक शाही फरमान जारी होने के बाद जहांगीर की ओर से अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारी कोठी स्थापित करने का सिलसिला जारी हुआ और सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और जहांगीर से 1616 ईस्वी में मिला। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 से मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पोटुपल्ली में स्थापित किया था। आगे देखते हैं हम लोग। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगंडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1653 ईस्वी में
पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। यानी 1663 ईस्वी की बात है। अंग्रेज जो थे अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चिंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है मद्रास में स्थित है। इसकी स्थापना 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंदगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिए जाने के कारण हुआ था। 1661 ईस्वी में एक और घटना घटी। पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह, जिसका नाम था कैंथरी बिरगेना का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया था। पुर्तगाली जो थे बम्बई को दहेज के रूप में दे दिए थे। बताइए, राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। धीरे धीरे हमारे देश के कुछ क्षेत्र जो थे अंग्रेजों के हाथ में जाने लगे थे, कुछ दहेज के रूप में, कुछ ऐसे मनसब के आधार पे, कुछ राजाओं द्वारा दिए जाने के आधार पे। इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होने लगी। 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर गेरोल्ड ऑगनियर ही वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। यानी कि बम्बई का असली वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो गेरोल्ड ऑगनियर ही था। विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। याद रखिएगा कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? हैजेज, विलियम हैजेज। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर अंग्रेज कारखाने स्थापित किए गए। हुगली नदी के तट पर 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में अंग्रेज कारखाने स्थापित हुए। याद रहे, ब्रिजमैन। वैसे भी कलकत्ता में ब्रिज बहुत बड़ी है, तो वहां पर कारखाना जो था हुगली नदी किनारे ब्रिजमैन के नेतृत्व में ही किया गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में ही हुई थी। सर जॉन चाइल्ड गवर्नर और अंग्रेज ने भारत से निष्कासित कर दिया था। वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह कर दिए जाने के कारण सुल्तान हाटी के जमीन की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदार अजीम उसान ने अंग्रेजों को 3 गांव कालीकट, सुल्तान काटी और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तान हट्टी को मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉर्ज चरनौक ने डाली थी। यानी कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जॉर्ज चरनौक ने। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। 1700 ईस्वी की बात है। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया था और औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। 1701 ईस्वी की बात है। औरंगजेब जो था उसने बोल दिया कि जितने भी यूरोपीय हैं सब के सब को गिरफ्तार कर लिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी 1717 ईस्वी में घटी। जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल कुछ और व्यापारी रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखशेर के दरबार में पहुंचे थे। ब्रिटिश दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सेहुर्दू शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हम लोग। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी जिसको हम कहते हैं पाइल्स से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखशेर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदार नामक 3 फरमान जारी किए। कई इतिहासकारों ने फर्रुखशेर द्वारा दिए गए फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा यानी कि छोटा संविधान भी समझते हैं। अगला देखते हैं कंपनी फ्रांसीसी के बारे में। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। लुई XIV 14 फ्रांस के शासनकाल में फ्रांसीसी भारत आए थे। लुई 14वें के मंत्री कॉल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जिसे कॉम्पेंस देस इंडेस ओरिएंटलोरा कहा गया। फ्रांसिस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारी कंपनी कहा जाता था। फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। फ्रांसीसी जो थे फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में ही, याद रखिएगा कि सूरत में ही 1668 ईस्वी में पहले व्यापारिक कारखाने की शुरुआत की थी। मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश में। 1673 ईस्वी की बात है। कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकुंठपुरा के सूबेदार शेर खां लोधी से पुर्दुचोरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1674 ईस्वी की बात है। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से 92 को चंद्रनगर की स्थापना की गई थी। यानी चंद्रनगर की स्थापना बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदान स्थान पर किया गया था। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था।
फोर्ट लुई का किला कहाँ पर है? पांडिचेरी में है। इसका निर्माण मार्टी ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग 1731 ईस्वी में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई। 1742 में उसे सभी फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ उन्हीं के खर्चे पर नियुक्त करवाने की नीति अपनाई थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो उनके बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो युद्ध कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया। कोरोमंडल तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था, ये इस पर अधिकार कर लेने के बाद इन दोनों कंपनियों ने लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष किया था। यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे आपस में संघर्ष करते रहे थे और इनके बीच जो संघर्ष हुआ था उसे कर्नाटक के युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हेल्प एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे रिवीजन के तौर पे और बेसिक एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस चैनल पे एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछता है वहाँ से पढ़ाया जाता है। तो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय भारत।